हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ मतलब मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें मध्यकालीन भारत पार्ट 1 में आप लोग देखे दिल्ली सल्तनत के बारे में, और अब लास्ट का बचा हुआ है इनका टॉपिक मुगल काल। तो मुगल काल से मध्यकालीन भारत में जो जो क्वेश्चन बनते हैं और जीके जीएस में, वो सारे क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कशन करने आए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो बाबर जो है भारत में प्रथम मुगल बादशाह था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ऑप्शन है 1516, 1761, और ऑप्शन सी है 1526, ऑप्शन डी है 1556। तो पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1526 को लड़ी गई थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो तुर्की भाषा में लिखे थे। बाबर ने तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नामक एक संस्मरण मूलतः तुर्की भाषा में लिखा था, और इसने भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। और इस बाबरनामा में जो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखेंगे। इस पुस्तक में बाबर ने भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है, और बाबर का पूरा नाम जो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में जो हुई थी उन्हीं में पड़ा था। पानीपत का प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासक की नींव पड़ी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस युद्ध पद्धति का यूज किया था? तो तुलगमा पद्धति का यूज किया था। और बाबर ने जो पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी, वो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? कभी कभी एग्जाम में डेट के साथ पूछा जाता है, तो 21 अप्रैल 1526 याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका अपने शासन समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ? तो राणा संगा, मतलब अब देखते हैं। राणा संगा के सामने बाबर है, पृथ्वीराज चौहान अकबर है, जुझारू सिंह शाहजहां और जसवंत सिंह औरंगजेब है। इसमें से देखेंगे कि मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। तो एक्चुअली में क्या है, इसमें इसका आंसर जो है बी, पृथ्वीराज चौहान जो था अकबर के समकालीन नहीं था। ये है पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था, जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। यही मतलब निकल गया था यहाँ पर। राणा सांगा जो था बाबर के टाइम था। जुझार सिंह जो था शाहजहां के समकाल था। जसवंत सिंह औरंगजेब के टाइम था। और पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी के समय था, जिन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। दौलत खान लोदी और राणा सांगा को याद रखेंगे। और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने कुल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को मुंबईया नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर को किस शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो मुंबईया नामक शैली का जन्मदाता माना जाता है, और इसे कलंदर की उपाधि धारण की थी। और बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, खानबा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। तो ऑप्शन है राणा सांगा, यही आंसर हो जाएगा। 1527 में खानबा का युद्ध 17 मार्च 1527
ईस्वी को हुआ था। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी के मुगल शासक बाबर व मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को। कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो हुमायूं के कार्यकाल में हुआ था। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से 1538 के मध्य कराया गया था। शेर शाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण कराया गया था तथा इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया। और नेक्स्ट देखेंगे, पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला शेर शाह ने बनवाया था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। और 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज के युद्ध में। और चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, जबकि इसने 1540 में हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। और नेक्स्ट जो है 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज के युद्ध में भागना पड़ा था। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1540, 1545, 1526 और 1539। तो जैसा हम लोग जानते हैं 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, यही याद रखेंगे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार मीरन मिर्जा गियास था, याद रखेंगे, मीरन मिर्जा गियास हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार था। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण इस मकबरे की विशेषता है। और हुमायूं का मकबरा बनाया किसने था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार जो था मिर्जा गियास था, मिर्जा गियास, याद रखेंगे। मेधावी राजस्व अधिकारी तोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेर शाह के अधीन किया था। और मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले शेर शाह के अधीन नौकरी करते थे। टोडरमल ने दोनों में किया था, शेर शाह में भी किया था और अकबर में किया था। सबसे पहले की बात आए तो शेर शाह सूर्य में किया था, उसके तदुपरांत अकबर के दरबार में थे। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगलिया फौज की कमान संभाले हुए था। कालानौर में ही मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में उसने सिर पर मुगलिया वंश का उसके सिर पर ताज रख दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत का अनुवाद है। महाभारत का अनुवाद जो हुआ था रज्मनामा नाम से हुआ था। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैजी, अबुल फजल एवं शेख सुल्तान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब बदायूनी ने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद 1589 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बदायूं अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकार में से एक था। वह बदायूं का रहने वाला था। उसने मुंसक उल तवारीख नामक ग्रंथ की रचना की। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और अतः उसने प्रत्येक चीज़ों
को सरा के तराजू पर तौला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभाओं के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो ये फतेहपुर सीकरी में किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। यह पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था। यह नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? अकबर की जीवनी किसने लिखा था? ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां और बीरबल। तो अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है तथा इसका अंतिम व तीसरा खंड आईने अकबरी है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहेली के नाम से किया था। पंचतंत्र का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल ने किया। किस नाम से किया है? तो अनवार ए सुहेली के नाम से किया था। और पंचतंत्र की रचना जो किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता? तो हरिविजय था। हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। हरविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। जगत गुरु की उपाधि किसे दिया गया था? हरिविजय सूरी को दिया गया था। यह क्या थे? तो प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। इसको हरिविजय सूरी की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। दिन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, और दिन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल हैं। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त है। आईने अकबरी इसी ग्रंथ का तीसरा खंड है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध लड़ाई जो हुआ था 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप अकबर की सेनाओं के मध्य हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा तथा राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु समीप की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। और अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का नाम की निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने कराया था। यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस। तो मोती मस्जिद आंसर है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उज जमानी महल फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो जोधा महल में, पंचमहल में, इबादत खाना में और बुलंद दरवाजा में। तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था इबादत खाना में। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी आराधना गृह की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई। इबादत खाने में उनकी धार्मिक परिचर्चाएं गुरुवार को सायंकाल यानी शाम में होती थी। 1578 ईस्वी में इसने इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तन कर दिया। प्रारंभ में ये केवल मुसलमानों तक सीमित था। बाद में उसने इसे हिंदुओं, जैनों, पारसियों तथा ईसाइयों के लिए भी खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह
का नगर नाम किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर के नाम मुगल शासक अकबर ने दिया था। यहाँ अकबर ने गंगा यमुना के तट पर एक किले का निर्माण करा था जिसे इलाहाबाद का किला कहते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो बैरम खां था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रीजेंट बैरम खां था। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। वस्तुतः वह 1556 से 1560 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता बना रहा। और अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो बैरम खां, तानसेन, अबुल फजल और अमीर खुसरो। तो बैरम खां था दोस्तों। और निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, बलबन। तो अकबर ने किया था। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा तथा 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया था। 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो आंसर है 1/3। और जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने 10 साला तोडरमल बंदोबस्त, इसी को बोलते हैं, नामक नई कर प्रणाली का प्रारंभ कर मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तानसेन, हुमायूं, राणा प्रताप सिंह, टोडरमल। तो आंसर है टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, राम तनु पांडे और मार्कंडे पांडे। तो इनका नाम राम तनु पांडे था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौंड ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम राम तनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। दिन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही देवी केशरवाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिन ई इलाही का सदस्य बना? तो ऑप्शन है राजा बीरबल, राजा मान सिंह, टोडरमल, तानसेन। तो राजा बीरबल बना था। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दिन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो अकबर जो था निरक्षर था। और अप्रयुक्त मुगल शासकों में से केवल अकबर ही निरक्षर था, जबकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शिक्षित शासक था। निम्नलिखित में से सही जोड़े कौन सा है? तो सही जोड़ा जो है दोस्तों बैरम खां ने संरक्षण किया था अकबर का। और बैरम खां अकबर के समकालीन था। बैरम खां अकबर का संरक्षण था तथा 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसी के सेनापतित्व में मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगानी सेना को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो अकबर को प्राप्त है। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि वह राय करण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? दाग है, मनसबदारी प्रणाली है और एकता प्रणाली है और जब्ती है। दाग, मनसबदारी प्रणाली तथा जब्ती प्रणाली सुधार को अकबर द्वारा
अपनाया या आरंभ किया गया। एकता प्रणाली की शुरुआत सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने की थी। और किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है और जहांगीर है। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी और मुगल शासक अकबर के शासनकाल में 1556 ईस्वी में 1605 तक था। और तुलसीदास ने रामचरित किसके शासनकाल में लिखी थी? तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की अवधी भाषा में रचना की थी। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो विश्व विजेता होता है। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ विश्व विजेता होता है। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम और फर्रुखसियर ने, बाबर और जहांगीर ने, जहांगीर और शाहजहां ने, अकबर और औरंगजेब ने। तो आंसर इसका बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जबकि जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी। और जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद का इतिहास मोतमिंद खां ने लिखा था, मोतमिंद खां। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। तो जहांगीर के समय, मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे दौलत, मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास और अबुल हसन एवं मंसूर। ये सब जहांगीर के काल में थे। और मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का स्थापना किया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो यह जॉन हॉकिंग्स को भेजा गया था। विलियम हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से 1611 ईस्वी 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो जहांगीर ने किया था। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने कराई। इसमें शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया। और किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने किया था। और मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहानाबाद की दिल्ली में नींव डाली। और नवनिर्मित नगर का निर्माण आकर्षक लाल किला के नाम से प्रसिद्ध महल दुर्ग था। और लाल किला जो है एक दुर्ग था। और नेक्स्ट देखेंगे, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने ले गया। फारसी आक्रमक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। वह अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस भी ले गया था। नेक्स्ट अब देखेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस रखा जाता था। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो आगरा में है। मोती मस्जिद आगरा के किले में अवस्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। और दिल्ली के लाल किले में अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। तो औरंगजेब ने लगाया था। मुगल शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णु
असहिष्णु माना जाता था, अहिंसनु माना जाता था और जाता है। उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? कामबख्श, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद मुअज्जम बना था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। उसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। शाह ए बेखबर किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद मुअज्जम को कहा जाता है और यह बहादुर शाह के नाम से फेमस हुआ था। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय और मुअज्जम। तो मुअज्जम था। और मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी अरबी, उर्दू, फारसी और हिंदुस्तानी। तो फारसी से थी, मतलब मुगल शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी, याद रखेंगे। और मुगल शासकों की दरबारी अथवा राजभाषा फारसी थी। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किस में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर थी? तो ताजमहल था। ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। यह आकार में वर्गाकार है तथा इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में है। और बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया उद दौरानी की याद में 17वीं शताब्दी में कराया गया था। इसे ताजमहल की फूहर नकल भी माना जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अब 5 से 10 मिनट में वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। 2 पेज है और तब तक के लिए मतलब बने रहिए हमारे साथ। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। समुद्र तल से 171 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में कराया था। 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुए इस मकबरे का रूपांकन वास्तुकार उस्ताद अहमद अल्लाहौरी ने किया था। यह मुगल वास्तु शैली से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? तो इसमें जो है दोस्तों, यह एक भव्य मकबरा है, सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह सही है। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, यह भी सही है। ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्णित है। इस पर उत्कीर्ण का कार्य अमानत खां सिराजी ने किया था। इसका नाम ताजमहल के एक द्वार पर अंत में उत्कीर्ण था है, किंतु कारीगरों के नाम इस पर उत्कीर्ण नहीं है। और कुछ अब जो है परीक्षा उपयोगी वन लाइनर फॉर्म में जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। मुगल शासक बाबर ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी पुस्तक तुजुक बाबरी में किया। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। अकबर के शासन में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, जो रज्जनामा के नाम से जाना जाता है। सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। और गुजरात विजय के यादगार स्वरूप अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। और मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में प्रतिष्ठा प्राप्त की। मेवाड़ नामक स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते थे। और मुगल सम्राटों में मीर बख्शी सेना संगठन नामक विभाग का अध्यक्षता करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा थे। और नेक्स्ट है, मुगल काल में इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी। और अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। अब जो है दोस्तों, शेरशाह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उनको देखेंगे।
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसाल मिंट किया गया था? तो यह जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया 180 ग्रैन और तांबे का दाम 380 ग्रैन चलाया। और शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। टाका या रुपया, चांदी या का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पूर्व बंगाल को। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए थी? तो कालिंजर में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकरा कर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की 22 मई 1545 को मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 22 मई 1545 को किसका मृत्यु हुआ था? शेरशाह का हुआ था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां है और मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि शेरशाह की महानता के द्योतक उसके प्रशासनिक सुधार हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और नेक्स्ट अब मराठा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम था? तो बालाजी जनार्दन भानु था। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। शिवाजी का गुरु कौन था? तो रामदास था। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षण एवं शिक्षिका दादा कौंदेव का पड़ा। इसके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? तो शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े। 1665 में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा तथा जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदी की संधि 1665 ईस्वी में करने के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा? तो ऑप्शन है राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह को भेजा। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था। दोनों के मध्य पुरंदर की संधि 11 जून 1665 के हुआ। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 11 जून 1665 को हुआ, याद रखेंगे। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शाइस्ता खां को भेजा गया था। 1660 इसमें औरंगजेब ने अपना मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने के आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों और किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया। और शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। सूरज ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ने सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार फरवरी 1664 में और दूसरी बार अक्टूबर 1670 में लूटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखी। तो ताराबाई के नेतृत्व में। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जारी रखी। शिवाजी का अब नेक्स्ट जानते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो 1627 में, 1674 में, 1680 में, 1670 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था 1674 में हुआ था, याद रखेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंग भट्ट अथवा विज्ञानेश्वर भट्ट द्वारा 6 जून 1674 को रायगढ़ में हुआ था।
18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चल पुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिवाजी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी द्वारा 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक यहीं पर करवाया गया था। नेक्स्ट अब देखेंगे, सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ, 1792 में हुआ था और बसीन की संधि 1802 में हुआ और अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और दोस्तों, आपको जो हम पढ़ाते हैं इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर टाइपिंग कराना पड़ता है, उसके बाद इसमें बहुत खर्च आता है, उसके बाद टाइपिंग वाले पेज को फिर आपके सामने प्रस्तुत करना होता है बोल बढ़कर, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक ना हो जाए। तो इसीलिए बहुत मेहनत लगता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा या खराब जो भी कमेंट करेंगे आप, उससे मोटिवेशन मिलेगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करें। वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी बताएं, ताकि हम जो कुछ गलतियां कर रहे हैं उसको सुधार पाएं। और अगर निसंदेह आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा मानना है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा, खास करके जीके जीएस का फील्ड में अच्छा स्कोर होगा। एग्ज़ाम निकलना आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तभी संभव हो पाएगा। लेकिन हाँ, जीके जीएस यहाँ से आपका नहीं छूटने वाला है। जीके जीएस में अच्छा स्कोर होगा बनस्पत मैथ और रीजनिंग। अगर आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, दरोगा का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर मैथ तो कम पूछा जाता है, और कहीं दूसरा एग्जाम देते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी पूछा जाता है एसएससी वगैरह में। तो लेकिन आप यहाँ से अगर जीएस पढ़ते हैं तो जीएस में निसंदेह आपका अंक बहुत अच्छा होगा, अच्छा मिलेगा। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिसमें शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थी। ये तोपें फ्रांसीसी, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदी गई थी। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो वालाजी बाजीराव था। वालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इसका शासनकाल 1740 से 1761 ईस्वी था। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई थी। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। और जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन है सूरत, वसीन, सालबाई और पुरंदर। तो सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे को विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए तथा अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव सेकेंड और बाजीराव सेकेंड। तो आंसर होगा बाजीराव सेकेंड। एलिफिस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। और कुछ जो है लास्ट में हम कराते हैं परीक्षा में, जो सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, उनको भी ध्यान से देखें। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था और मराठा वारा में गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे और शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि ट्रीटी के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। संधि को इंग्लिश में ट्रीटी बोलते हैं। चौथे पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था।
और मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक सेकेंड फाउंडर बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते हम कहना चाहेंगे कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बिहार एसआई का जो एस्पायरेंट है उसको निसंदेह इसको पढ़ के जाएं, 4 बार 5 बार आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। प्रीलिम्स तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं, खास करके जो महिलाएं हमारी कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी मतलब कैटेगरी से हो, उनका यहाँ से रिजल्ट अवश्य होने वाला है। बस आप वीडियो को 4 बार 5 बार जितना हम वीडियो पढ़ाए हैं उसको कान में लीड लगाकर सुनते रहें दिन भर। किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन इससे भी आपका मन नहीं मानता है तो एक लूसेंट की बुक आती है उसको बार बार रीडिंग कर दें, 4 बार 5 बार जितना संभव हो सके। उसके अलावा स्पीडी की पतली सी मैगजीन आएगी या एडिटोरिया की पतली सी मैगजीन आएगी, एग्जाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 2-4 बार उनको पढ़ लेंगे, या नहीं तो उनको भी मैं यहाँ से कवर कराऊंगा। करेंट अफेयर्स को आप निसंदेह हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका रिजल्ट होगा बिहार एसआई में, बिहार पुलिस में और अग्निवीर में, और चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम है वहाँ पर आपका रिजल्ट होगा। और जीके जीएस जहाँ जहाँ पूछा जाता है वहाँ अच्छा स्कोर होगा। लेकिन इसकी जो प्रकृति है बिहार एसआई की, इसमें जीके जीएस का पोर्शन ज़्यादा है, यहाँ हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि यहाँ आपका रिजल्ट होगा। इसके अलावा बिहार पुलिस में भी जीके जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है, यहाँ पर भी हम गारंटी के साथ महिलाएँ जो भी कैंडिडेट हैं, महिलाओं का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उन्हीं के उपलक्ष्य में हम कहते हैं कि उनका निसंदेह रिजल्ट होगा। आप बिना फिक्र किए हुए हमारे वीडियो को देखिए 2 बार 4 बार 5 बार, और देखिए आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, एग्जाम हॉल में आसानी से आप पास कर पाएंगे। और नेक्स्ट हमारा अब जो वीडियो आएगा, तो आज हमने मध्यकालीन भारत को खत्म कर दिया, अब नेक्स्ट आधुनिक भारत इतिहास आएगा और साइंस का क्वेश्चन भी हम खत्म कर दिए हैं। हमारा वीडियो में आप जाके देखिए, लेकिन उसमें अभी हम नाम नहीं दिए कि कौन वीडियो साइंस का है, लेकिन साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए हैं, 2 पार्ट में है और दोनों पार्ट को आप देखिए। तो इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आधुनिक इतिहास का आएगा, तो साइंस और हिस्ट्री का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम फिर पॉलिटी लाएंगे, फिर बीच बीच में मिसलेनियस कराते हैं क्वेश्चन, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करा देते हैं, बार बार बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। आपका समय मूल्यवान है, फालतू का किसी नामी ग्रामी टीचर के पास यूट्यूब पर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटा में 5, 10, 20 यही क्वेश्चन करा रहे हैं, फालतू का बकवास कर रहे हैं। बकवास करने से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। एग्जाम तभी निकलेगा जब क्वेश्चन की प्रकृति को समझेंगे और आंसर कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए कठोर लगन से लगना पड़ता है। तो हम जो है एनसीईआरटी का आपको चुनिंदा प्रश्न का समावेशन करके यहाँ पर पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसीलिए आप मोटी मोटी किताब के पीछे मत भागिए, आपको पढ़ना है तो सिर्फ लूसेंट पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो उसको भी छोड़ दीजिए। हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो को देख जाइए, कई बार देखिए, आपका निसंदेह रिजल्ट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।